ओके, तो आर्टिकल 124 क्रॉस 5 हम लोग को देखना है और न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो आप देखिए, मान लीजिए किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है ना। हटाने के लिए ऐसा कोई संकल्प लाया जाएगा, संसद भी पहले प्रस्ताव को पास करेगी और फिर राष्ट्रपति इसको हटाएगा। तो अब मान लीजिए कि इसको हटाने के लिए एक प्रपोजल लाया गया या एक संकल्प लाया गया, तो वो जो संकल्प है या जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो पहले संकल्प लाया जाएगा और ये संकल्प किसी भी सदन में लाया जाएगा, ठीक है, चाहे वो लोकसभा में लेके आया जाए या राज्यसभा में लेके आया जाए जी। अब जिस भी सदन में वो पहले लेके आएगा संकल्प लेके लाया जाएगा उसको कहा जाएगा पहला सदन, फर्स्ट हाउस, और दूसरा हो जाएगा सेकेंड हाउस, ठीक है। मान लीजिए कि अगर लोकसभा में पहले लाया जाता है तो लोकसभा हो जाएगी फर्स्ट हाउस और इसके 100 सदस्य इस संकल्प को स्वीकार करेंगे। लोकसभा के लिए कंडीशन है कि 100 सदस्य पहले तो इस संकल्प से सहमति जताएं अपनी, है ना, इस संकल्प को स्वीकार करें कि हाँ ठीक है, बिल्कुल इसको लाया जाना चाहिए। यदि राज्यसभा में यह संकल्प लाया जाता है तो राज्यसभा हो जाएगा फर्स्ट हाउस और राज्यसभा के 50 सदस्य इस संकल्प से सहमति जताएं। इसी को ध्यान देना, लोकसभा में लाया जाएगा तो लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा अगर फर्स्ट हाउस है तो राज्यसभा के 50 सदस्य। अब इन्होंने मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, लोकसभा के 100 सदस्यों ने इस संकल्प को स्वीकार भी कर लिया कि ठीक है इसमें आगे कार्यवाही बढ़ाएंगे। तो अब ये जब संकल्प 100 सदस्यों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो ये पहुंचेगा लोकसभा के अध्यक्ष के पास, यानी जो स्पीकर है, स्पीकर के पास पहुंचेगी। स्पीकर को यहाँ पर अधिकार है कि वो चाहे तो इस संकल्प को आगे बढ़ाने के, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कह सकता है, चाहे तो इसको यहीं से कैंसिल कर सकता है। यहाँ पर स्पीकर को पावर मिली हुई है। मान लीजिए अगर स्पीकर ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर स्पीकर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया ठीक है, इस पर हम आगे कार्रवाई करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो स्पीकर है, स्पीकर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाएगा, यानी एक जांच समिति बनाएगा स्पीकर एक जांच समिति बनाएगा जो कि इस न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं इन आरोपों की जांच करेगी, ठीक है, जो भी आरोप लगे उन आरोपों की जांच करेंगे। एक जांच समिति बनाएगा स्पीकर। इस जांच समिति में होंगे 3 सदस्य। एक होगा सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है या फिर सीजेआई भी हो सकता है। दूसरा होगा किसी भी हाई कोर्ट का, ऑल ओवर इंडिया किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में या सीजेआई होगा या तो एक वरिष्ठ कोई न्यायाधीश होगा, दूसरा मेंबर किसी भी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और तीसरा होगा विधि विशेषज्ञ, जिसको विधि का अच्छा नॉलेज हो। विधि विशेषज्ञ कौन डिसाइड करेगा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, सरकार डिसाइड करेगी कौन होगा विधि विशेषज्ञ, उसी को इसमें नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो जांच समिति है, ये जांच समिति सभी आरोपों की जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी स्पीकर के पास। अगर यहाँ पर जांच सही नहीं पाए जाते, है ना, अगर जांच में अगर सुप्रीम कोर्ट ये है कि जो न्यायाधीश है वो अगर गिल्टी नहीं पाया जाता, ठीक, तो ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी जांच समिति स्पीकर के पास और स्पीकर यहीं से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर जांच समिति ने भी अपने रिपोर्ट में कह दिया कि हाँ इसके ऊपर जो लगे हुए हैं आरोप सही है, तो अब वो पहुंचे स्पीकर के पास। अभी भी स्पीकर के पास 2 अधिकार हैं, वो चाहे तो अभी यहाँ पर भी कैंसिल कर सकता है इसकी रिपोर्ट के बावजूद, यानी स्पीकर को इतनी पावर मिली हुई है, तो अभी भी स्पीकर चाहे तो इसको कैंसिल कर सकता है और चाहे तो आगे प्रोसीड कर सकता है। अगर स्पीकर ने कैंसिल कर दिया तो खत्म, अगर आगे प्रोसीड किया स्पीकर ने, ठीक है, तो अब ये जो पहुंचेगी रिपोर्ट, इसके द्वारा इसको रिपोर्ट दे दी गई, अब इसके द्वारा जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो अब लोकसभा में रखी जाएगी। मतलब अब जो है अब कार्यवाही को लोकसभा में शुरू करने के लिए स्पीकर बोल देगा, ये उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब सदन में कह देगा कि अब हम ये कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। और अब लोकसभा के जो सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करेंगे, ठीक है, 2/3 बहुमत सदस्य प्रस्ताव को पास करेंगे और अब ये प्रस्ताव चला जाएगा लोकसभा से राज्यसभा के पास।
और राज्यसभा के सदस्य भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करेंगे। जब दोनों सदनों ने पास कर दिया तब अब ये पहुंच जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अब न्यायाधीश को पद मुक्त कर देगा। तो फाइनली राष्ट्रपति के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी उनके पद से हटाने की। ठीक है, ओके चलो। तो ये पूरा जो है चार्ट बना हुआ। सबसे पहले संकल्प लाया जाएगा लोकसभा में, सेम यही चीज जब राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा फर्स्ट हाउस हो जाएगी, यहाँ पर वही सारी पावर सभापति को मिल जाएंगी। जांच समिति भी सभापति बनाएगी, जांच समिति की रिपोर्ट भी सभापति को देगी ना, तो वही सेम पावर यहाँ पे जाएगी। बस इतना याद रखना, इसके 100 सदस्य होंगे और ये जब फर्स्ट हाउस होगा तो 50 सदस्य होंगे। ठीक, ये पूरा बना मतलब लोकसभा, यहाँ पर फर्स्ट हाउस लिख लेना 100 सदस्य। ये जब 100 सदस्य संकल्प को स्वीकार कर लेंगे तब स्पीकर के पास जाएगी। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 124 क्लॉज 6, आर्टिकल 124 क्लॉज 6, ये जो आर्टिकल 124 क्लॉज 6 है ये बात करता है शपथ की, है ना। तो इसमें लिख लीजिए आर्टिकल 124 क्लॉज 6 में न्यायाधीश को उसके पद की शपथ, न्यायाधीश को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाएगा। न्यायाधीश को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकता है शपथ दिलाने के लिए। तो वो एक विधि तो अल्टीमेटली हम देखा राष्ट्रपति के पास पावर है शपथ दिलाने की, राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहा है उस व्यक्ति को। ठीक है, अब आर्टिकल 124 क्लॉज 7, आर्टिकल 124 क्लॉज 6 हो गया शपथ। अब आर्टिकल 124 क्लॉज 7 देखिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा तथा ना ही केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन, और न ही केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करेगा। और न ही केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करेगा। अब देखिए, राज्यपाल और जो राष्ट्रपति हैं इनको सरकार के अधीन पद माना जाता है। तो जो न्यायाधीश हैं ये सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्यपाल और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 126, सारे आर्टिकल लिखे होंगे जो महत्वपूर्ण लिखे होंगे। आर्टिकल 126 ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। वो हटाओ नहीं है, ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये किसी बिल को बना लिया जाएगा। ठीक है, यदि किसी समय मुख्य न्यायाधीश, यदि किसी समय मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो, यदि किसी समय मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो
वरिष्ठतम न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। अब आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश, ये ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश मुझे क्या बोलते थे आर्टिकल 127, पिछले वाले का 326, ये आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक तदर्थ न्यायाधीश। यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं है, कोरम मतलब न्यूनतम जज जितने की आवश्यक है कार्रवाई चलाने के लिए, यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं है, और कोरम है कि 6 कोरम है, न्यूनतम 6 जज होने चाहिए उस दिन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। किसी भी दिन जो है न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करेगी ना, संचालित होगी, तो 6 न्यायाधीश तो होने ही चाहिए उपस्थित सुप्रीम कोर्ट में। तो यदि किसी समय कोरम पूरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जजों का कोरम पूरा नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश, यदि किसी समय कोरम पूरा नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश क्वेश्चन पूछी थी, यही था तुमने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि सर मिनिमम कितने होने चाहिए, ये मतलब कोरम ये तुम पूछी थी, कोरम कितना होना चाहिए, कोरम यही है वो एक तरीके से कि सर्वोच्च न्यायालय को फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए कम से कम कितने जज उस दिन उपस्थित होने चाहिए कोर्ट में, तो ये 6 है। वो 7 में बना था, ये संविधान मूल जो संविधान है उसमें कह रहा था, मैं इसको क्वेश्चन नहीं मैं समझ पा रहा था, है ना। ये कहते न्यूनतम से कितने होने चाहिए, तो मैंने कहा मूल संविधान में 7 जज के लिए बोला गया है, तो एक अलग बात थी, मूल संविधान में 7 जज के लिए बोलेगा कि अन्य 7 जजों का मुख्य बात यहाँ पर कोरम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी है किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट में, 6 जज तो मिनिमम होने ही होने चाहिए। मान लीजिए अगर जज रिटायर भी हो जा रहे हैं तो कम से कम 6 जज तो बने ही रहने चाहिए। अगर 6 जज की अगर संख्या पूरी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से हाई कोर्ट के ऐसे जजेस को जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें एडहॉक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो कौन नियुक्त करेगा, सीजीआई, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से। पहले राष्ट्रपति से पूछेगा, वो लिस्ट भेजेगा, राष्ट्रपति कंफर्म कराएगा, और फिर मुख्य न्यायाधीश उनको अपॉइंट करेगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, एडहॉक मजिस्ट्रेट को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता, एडहॉक मजिस्ट्रेट को सीजीआई अपॉइंट करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेगा। तो आर्टिकल 27 एडहॉक मजिस्ट्रेट लिखे, यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं है, ब्रेक में लेना न्यूनतम 6 सदस्य पूरा नहीं है तो सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से, उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को, पूर्ण अनुमति से उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा, तथा इन्हें वही वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए तय है, जिनको वही वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित रहता है। ठीक है, आगे क्या आर्टिकल 128 एडहॉक, ADHOC एडहॉक,
कॉलेज वगैरह में एडहॉक में टीचर भी होते हैं ना, तो ये एडहॉक ये वो भी इसलिए होते हैं क्योंकि अभी आयोग जो है भाई मिलिट्री डिपार्टमेंट में होते लोग है ना, तो एडहॉक मिलिट्री डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, एडहॉक में होंगे बहुत सारे टीचर होंगे, काफी होंगे, पर नीचे में भी है काफी। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आयोग की तरफ से चुन करके नहीं आ पा रहे हैं प्रोफेसर, अब संख्या कम है, आवश्यकता है भाई अधिक प्रोफेसरों की, चुन करके भी आ नहीं पा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को या फिर कॉलेज को भी ये अधिकार होता है पैनल को कि वो कुछ एडहॉक टीचर्स को रख सकता है, क्योंकि भाई टीचर की कमी है, तो जब तक नए चुन करके नहीं आ जा रहे हैं और वो टीचर की संख्या उतनी नहीं पूरी, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, कुछ अस्थायी रूप से कुछ कर सकते हैं, उनको क्या होता है एडहॉक, और इनके जो सैलरीज वगैरह वो तय करता है, जो है यूनिवर्सिटी तय करेगी है ना, या फिर जो कॉलेज होगा जिसको पावर है वो तय करेगा। हाँ सुप्रीम कोर्ट की पड़ा है ना, तो यहाँ पर वो वहाँ पर एडहॉक मेजर्स फिर उनको के कार्य का अनुभव होता है, जो सेम बना होता है। ओके, लेकिन एक चीज ये भी देखो कि वहाँ पर हाई कोर्ट के जज को रखा जा रहा है जो कि जिनके पास क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। ठीक, यहाँ पर जो एडहॉक में टीचर रखे गए वो अभी उस क्वालिफिकेशन को नहीं पा पाए, यानी कि वो जो एक क्राइटेरिया जो मार्क्स था, जो एक एग्जाम है उसको नहीं अभी क्वालिफाई कर पाए, क्लियर कर पाए, इसलिए वो जो कराओ तब वहाँ पर इक्वल थोड़ा है क्वालिफिकेशन, यहाँ पर तो क्वालिफिकेशन इक्वल है ना, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट की सेम वही क्वालिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट करने के लिए है, उन्हीं केवल मजिस्ट्रेट को रखा जाएगा एडहॉक में। आगे पढ़ो, आगे आगे चलो पढ़ो, वो अभी यो अनुपूरक प्रश्न बहुत पूछती है। आर्टिकल 128, आर्टिकल 128 देखिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी समय सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार अचानक से बहुत बढ़ गया, अब उसमें 34 जजेस है उसमें समय मैक्सिमम, ठीक 34 जजेस में हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मान लीजिए अभी जो जज है उनकी संख्या कम है, 27 से 28 जज ही अभी हैं, अभी राष्ट्रपति ने अभी बाकी के जजेस को अभी अपॉइंट नहीं किया है, और अचानक से सुप्रीम कोर्ट के कार्य में हो जाए वृद्धि, तो फिर वहां पर क्या किया जाएगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे उनको कुछ समय के लिए, उन्हीं सेवानिवृत्त जजों को कुछ समय के लिए वापस से अपॉइंट कर दिया जाएगा, और ये भी कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अच्छा, इनकी जो सैलरी होते हैं वो नहीं होती, इनकी सैलरी जो है राष्ट्रपति तय करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति और न्यायाधीश तय करेंगे। आर्टिकल 27 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति। ठीक है, यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार में, यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार में अचानक वृद्धि हो जाए, अचानक वृद्धि हो जाए, तो सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, तो सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को नियुक्त कर सकता है, सेवानिवृत्त जजों को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और इनके वेतन तथा भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, और इनके वेतन तथा भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। वेतन का भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। ठीक है, यहां पर क्षेत्राधिकार का नाम
इसके क्षेत्राधिकार में हम 4 क्षेत्रों की बात करेंगे। इसके क्षेत्राधिकार में पहला जो इसका अधिकार है उसको हम कहते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, आरंभिक इस, ठीक है। दूसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, रिट जारी करने के लिए पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। और चौथा इसका जो अधिकार है वो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी पावर, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल पावर बोलते हैं, ओरिजिनल पावर, ये होता है एपीलेट पावर, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, एपीलेट पावर, रिट और एडवाइजरी पावर। हाँ, रिट 5 तरह की रिट जारी करेगा ना, ये भी आगे बात करेंगे। और ये है एडवाइजरी पावर, ठीक है। तो इसकी क्षेत्राधिकार इसका पहला है ये सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार। क्या हो गया? रेट किसकी अपील कर APPEAL अपील होता है, अपीलेट पीपी लगा दो, अपीलेट पावर हो गई। और मेरी स्पेलिंग मैं तो जैसे लिख देता हूं तो भी ठीक है। तो अपील की स्पेलिंग APPEAL होती है और उसमें पीपी लगा दो, अपीलेट हो गई। रिट और एडवाइजरी हेरी डालना है आरंभिक क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 131 आरंभिक क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 131, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आरंभिक जो क्षेत्राधिकार है, पावर्स है, उसमें से आर्टिकल 131 देखें तो यहाँ पर 2 पावर्स इसकी बताई गई हैं। पहला है जैसे केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो तो इसका निपटारा करवाएगा ये, ठीक। और दूसरा राज्य के मध्य कोई विवाद हो, राज्य और राज्य के मध्य, है ना, एक से अधिक राज्यों के मध्य, तो उसकी सुनवाई करेगा ये। तो ये इसका हो गया आरंभिक क्षेत्राधिकार में पहला पावर है इसकी, जो आर्टिकल 131, पहला केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा और दूसरा राज्य तथा राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, मान लीजिए कोई नदी, 2 राज्यों के बीच में कोई झगड़ा है नदी के जल को लेकर के, तो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा? उसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, एक अधिकरण बनाया जाता है, ट्रिब्यूनल हमेशा, ठीक है। तो नदी जल विवादों का जो झगड़ा है 2 राज्यों के बीच है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाता है हमेशा। वो ट्रिब्यूनल ही नदी जल के विवाद का, वो एक मतलब एक स्पेशल केस अपवाद है कि नदी जल अगर राज्य में पूछ किया जाए कि 2 राज्यों के मध्य, जैसे मान लीजिए कृष्णा नदी को लेकर के झगड़ा चलता रहता है ना, कावेरी को लेकर के कर्नाटक केरल में भी झगड़ा है, केरल तमिलनाडु में भी झगड़ा है, तो अगर नदी जल विवाद से संबंधित कोई मामला है 2 राज्यों के बीच तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करेगा, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, अधिकरण। हमारा भाग 14 का है, अगर आप भाग 14 का देखेंगे तो भाग 14 का ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है, ठीक है। भाग 14 उसको बात जोड़ा गया है भाग 14 का, तो उसमें एक ट्रिब्यूनल अधिकरण, यानी ऐसे जो विवाद हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे और वही ऐसे विवादों का निपटारा करेगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स का काम है, ट्रिब्यूनल जैसे नहीं मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया किसी का, 2-4 मर्डर हो गया और ट्रिब्यूनल बन गया, नहीं। ट्रिब्यूनल का काम सजा देना नहीं है, ट्रिब्यूनल का काम है समझौते करना, विवाद निपटारा करना, ठीक है। वो सजा नहीं दे सकता ट्रिब्यूनल। और एक तरीके से क्वासी जुडिशरी इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करेगा, क्वासी जुडिशरी अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में, न्यायिक संस्था नहीं है, न्यायिक संस्था कोर्ट है, ये अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करेगा क्या, ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इसमें अपवाद उतना भी लिखो, 2 राज्यों के मध्य नदी जल संबंधित विवाद का निपटारा, 2 राज्यों के मध्य नदी जल विवाद संबंधित विवादों का निपटारा अधिकरण द्वारा किया जाएगा, ट्रिब्यूनल्स, TRIBUNALS, ट्रिब्यूनल्स द्वारा किया जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है। नदी जल विवाद से संबंधित
दो राज्यों के मध्य नदी जल विवाद से संबंधित विवादों का निपटारा ट्रिब्यूनल्स द्वारा किया जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ट्रिब्यूनल्स द्वारा किया जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सर कई बार तो इनका निपटारा हो चुका है मगर फिर भी नहीं मानते वो कैसे होता है? विवादों का जैसे क्या होता है कि वो जल क्यों होता है कि भाई इतना 20% जल ये यूज करेंगे, 30% ये करेंगे, 55% वो करेंगे, इस जगह कर दिया था। अब जो राज्य है वो कहते हैं कि ये जो है ये हम ये अपने यहाँ डैम बना लिया, इसमें हमें इतना जल मिल ही नहीं रहा, फिर से दोबारा से बात हो जाता है। इसे ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर दिया कि भाई 340% जल यूज करना है। अब आप जो जल है इतना आप फ्लो बना के रखेंगे कि 30% जल आपके यहाँ आप यूज करें, 70% आगे बढ़ के निकल जाए। लेकिन अब राज्यों ने क्या किया, अपने बाउंड्री पर डैम बना दिया। अब उससे क्या होगा, उससे तो फ्लो रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर सिंधु जल समझौता हुआ 1960 वाला, तो सिंधु जल समझौते में अगर हम देखा सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां, कौन सी नदियां? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और एक सिंधु हो गई। 6 नदियां हैं। तो 1960 में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल समझौते में ये हुआ कि भाई ये सारी की सारी नदियां भारत से ही होकर के जा रही हैं और यही पाकिस्तान की मेन लाइफ लाइन है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान का लगे ऐसा ना कि अपने यहाँ डैम बना लें और जल का फ्लो बिल्कुल रोक दें हमारे यहाँ। तो ये फिर समझौता हुआ कि भाई नदियों का जल का फ्लो रोका नहीं जाएगा, लेकिन कितना कौन सा देश जल यूज कर सकता है इसका डिसीजन हो गया है ना। अब इसमें जो था सबसे पहले देखिए ऊपर है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो इसमें ये डिसाइड किया गया शुरू की जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों के 80% जल का यूज करेगा पाकिस्तान। ठीक है, और नीचे की जो 3 नदियां हैं इनके 80% जल का यूज करेगा इंडिया। यानी इंडिया 80% जल का यूज तो करेगा, लेकिन फिर भी ये इतना फ्लो बना के रखेगा कि 20% जल तो पाकिस्तान पहुंचे जाए, है ना। ये नहीं कि पूरा का पूरा पानी रोक लिया। अब जो है जब भी कोई बड़ी परियोजना बनाता है भारत, जैसे अभी झेलम नदी पर उसने तुलबुल और उरी परियोजना बनाना चालू किया, तुलबुल और उरी, तो पाकिस्तान चला गया तुरंत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कि देखिए सिंधु जल समझौते में तो हुआ था 80% हमें जल मिलेगा और ये तुलबुल परियोजना बना रहे हैं, इससे क्या करेंगे गर्मियों में पूरा पानी रोक लेंगे तो हम आधे प्यास से मर जाएंगे और बरसात ऐसी आएगी पानी ज्यादा हो जाएगा तो छोड़ देंगे तो आधे महंगे मर जाएगी। तो डैम को तुरंत क्या रोका गया और फिर बड़ा डेवलप करने के बाद डैम की हाइट को केवल 31 मीटर कर दिया गया है ना। इससे ज्यादा 28 मीटर है, इससे ज्यादा ऊंचा काम नहीं बना सकता। तो भाई अगर आप जितना ऊंचा काम करेंगे उतना पानी छोड़ करेंगे और 28 मीटर में क्या है कि आप ज्यादा पानी चोरी नहीं कर पाएंगे, पानी बहुत फ्लो हो जाएगा, तो खोलना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए इसी में क्या है डेवलप हो गया, लेकिन विवाद तो हो रहा है ना। दूसरे तरीके से राज्यों के बीच होता है ठीक है, ऊपर की 80% पाकिस्तान, नीचे की 80% भारत। ओके, तो ये हो गया ओरिजिनल पावर। अब आता है एपिलेट पावर में। एपिलेट पावर में सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 132। तो आर्टिकल 132 में जो सुप्रीम कोर्ट है ये संविधान से संबंधित कोई अगर विवाद उसके उसमें अपना डिसीजन ले सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है ना। तो दूसरी हेड लीजिए आप अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार में पहला पॉइंट लिखिए आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 जैसे लिखिए संवैधानिक मामलों में, संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार। संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार। संविधान से संबंधित कोई भी मामला है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक, और इस अपीलीय में भी हम देख रहे हैं 4। पहला तो हो गया संविधान से संबंधित कोई अगर मामला है उसकी सुनवाई करेगा। आर्टिकल 133 में है कोई अगर सिविल मामला है, किसी भी कोई भी सिविल मामला है उस सिविल मामले की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। भाई बहुत बड़ा कपड़ा उपड़ा कर दिए है ना, भ्रष्टाचार वगैरह वो सिविल मामले में आ गया। आर्टिकल 133
आर्टिकल जो 134 है वो है क्रिमिनल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में अपील। क्रिमिनल मामले में तो अंतिम अपीली न्यायालय यही है, ठीक है। सिविल मामले में भी अंतिम अपीली न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही है, और क्रिमिनल मामले में भी अंतिम अपीली न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही है। आर्टिकल 134, फिर लिखिए आर्टिकल 136, ये है विशेष अनुमति से, विशेष अनुमति से, आर्टिकल 36 है विशेष अनुमति से अपील का अधिकार, विशेष अनुमति से अपील। ठीक है, विशेष अनुमति से अपील। अब विशेष अनुमति से अपील क्या है? कोई भी अगर अब ये मामला है, कोई भी अगर मैटर है, तो उस पर मान लीजिए हाई कोर्ट ने अगर अपना डिसीजन सुनाया, तो हाई कोर्ट उस डिसीजन को सुनाने के बाद एक सर्टिफिकेट देता है, उस डिसीजन का एक सर्टिफिकेट देगा। अब आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको अपना मुकदमा पहुंचाना है, तो आपको सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है कि आपका डिसीजन हुआ मामले का, डिसीजन के बाद आप प्रमाण पत्र के साथ, सर्टिफिकेट के साथ आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट आपका मुकदमा ले स्वीकार कर ले, सुनवाई करने लगे। और दूसरा आधार ये भी हो सकता है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट, कि आपका मुकदमा ले या ना ले। हो सकता है आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी, पहले सर्टिफिकेट लेकर के आएगी, तब मामले की सुनवाई करेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, उसको लग रहा है ठीक है कोई बात नहीं, इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए, तो बिना सर्टिफिकेट के भी उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। इसी को कहेंगे विशेष इजाजत से अपील। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो प्रमाण पत्र नहीं हाई कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला एक्सेप्ट कर लिया, तो वो है विशेष इजाजत से अपील। ये भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आता है, ठीक है। पैराग्राफ चेक करके जल्दी कीजिए। सर क्या डिस्ट्रिक्ट से जैसे कोई भी केस है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार तो बढ़ना जाएगा, हाई कोर्ट के तो प्रोसेस खत्म ना हो गई। हाई कोर्ट का गठन इसलिए किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास मामले का खत्म हो गए। राष्ट्रपति यहाँ पे अपने पद पर है, तो राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या जाएगा, उसको अगर मान लीजिए कोई भी अगर मुकदमा आता है राष्ट्रपति के लिए, तो उसको विशेष अधिकार इसको ऐसे तुरंत प्रदान नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक अलग मैटर रहता है राष्ट्रपति के लिए, बाकी सब मिल कर सकते हैं। वो देखिए मामले मामले के ऊपर है, ठीक है। और सुप्रीम, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की हमें पावर दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगर वो न्यूज मीडिया में कोई, अखबारों में, मीडिया में कोई न्यूज चल रही है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीधे उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं नहीं, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन हम अपने यहाँ से भी आप भेजेंगे, वहां पर अपना एप्लीकेशन भेजेंगे, ठीक है, आप अपील भेजेंगे अपनी, तो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इसे लगेगा जैसे फंडामेंटल राइट है, तो आपका फंडामेंटल राइट को उल्लंघन हुआ तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा तो कंडीशन पैराग्राफ लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दो अदालतों, सुप्रीम कोर्ट दो अदालतों स्थितियों में अपीलीय मामलों की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट दो स्थितियों में संवैधानिक मामलों की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट दो स्थितियों में संवैधानिक मामलों की सुनवाई करेगा। पहला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट दो स्थितियों में संवैधानिक मामलों की सुनवाई करेगा। पहला पॉइंट, यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय ने, यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया हो, यदि उच्च न्यायालय ने किसी मामले में अपना निर्णय दे दिया हो और प्रमाण पत्र दे दिया हो, और प्रमाण पत्र दे दिया हो। और दूसरा पॉइंट लिखे, दूसरा पॉइंट लिखे, यदि किसी मामले में संविधान की एक से अधिक व्याख्याएं, यदि किसी मामले में संविधान की एक से अधिक
व्याख्याएं संभव हो। यदि किसी मामले में संविधान की एक से अधिक व्याख्याएं संभव हो तो उस प्रावधान का सार बताने के लिए उस प्रावधान का सार उसको जो और एक्सप्लेन करने के लिए, तो इस संविधान को देखो सबसे फाइनल जो एक्सप्लेनेशन पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास है। मान लीजिए संविधान के किसी आर्टिकल से संबंधित, किसी प्रोविजन से संबंधित कोई अगर डाउट है तो उसमें अंतिम जो डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट लेगा कि क्या है लिखा, उसको एक्सप्लेन करने की अंतिम पावर किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाती है कि ये आर्टिकल में पता नहीं क्या लिखा है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी अब मान लीजिए वो कुछ लिखा हुआ प्रोविजन, अब उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, तो कौन सा अर्थ सही माना जाएगा ये भी सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये अर्थ मान लीजिए इसका, इस प्रोविजन का। तो या तो मान लीजिए संवैधानिक कोई मामला आया, उस संवैधानिक मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की, हाईकोर्ट ने सुनवाई कर डिसीजन दे दिया और प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अब आपको लग रहा है कि यार ये सही नहीं है ना, अभी मैं सैटिस्फाई नहीं हूं इसकी व्याख्या से हाईकोर्ट की, तो आप पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। एक तो इस तरीके से, या फिर अगर हाईकोर्ट को लग रहा है कि इसकी एक से अधिक व्याख्याएं संभव है और चूंकि वो तो अंतिम अपीलीय न्यायालय है नहीं, अंतिम जो है एक्सप्लेनेशन की पावर के पास है नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास दे देंगे, आप एक्सप्लेन करके बताइए इसको। ठीक है, तो इस संवैधानिक मामलों में हो गया अपील का जो देखिए। अगर दूसरा पॉइंट दूसरा को लिखते हैं हम सिविल मामलों में भी अपील की दो स्थितियां हो सकती हैं। सिविल मामलों में भी अपील के लिए दो स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, वही पहला तो वही है, ऐसे सभी स्थितियां जब उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र दे दिया हो, पहला के लिए ऐसी सभी मामले जहां उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र दे दिया हो, ऐसे सभी मामले जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र दे दिया हो। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऐसे मामले जिसमें सिविल कानून से जुड़े, ऐसे मामले जिसमें सिविल कानून से जुड़े किसी प्रावधान की, ऐसे मामले जिसमें सिविल कानून से जुड़े किसी प्रावधान की एक से अधिक व्याख्याएं संभव हो। तो सिविल मामलों में भी अगर व्याख्याएं अधिक संभव हो तो भी सिविल मामलों से संबंधित एक से अधिक व्याख्याएं संभव हो तो भी उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित कर देगा। सिविल कानून से जुड़े किसी प्रावधान की सभी व्याख्या संभव तो भी उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित कर देगा। ठीक है, थर्ड है क्रिमिनल। ये है क्रिमिनल, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित कर देगा। संवैधानिक उसी के तरीके से कोई डिफरेंस नहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई करेगा, ऐसा नहीं कि संविधान के मामले में हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा और सिविल मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। उसने सुनवाई की, डिसीजन दिया, प्रमाण पत्र दिया और सुप्रीम कोर्ट देगा। एक से अधिक एक्सप्लेनेशन संभव है तो हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेषित कर दिया। अब दिक्कत आएगी दो से अधिक। पहली कंडीशन तो वही, आपको मृत्युदंड की सजा मिल गई हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट ने प्रॉपर एक सर्टिफिकेट दे दिया कि इसको मृत्युदंड दिया जा रहा है, उसका डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं कराया सर्टिफिकेट, हाईकोर्ट का प्रॉपर डिसीजन रहेगा, साइन वाइन हो जाएगा होगा, है ना। ये सर्टिफिकेट आप उसको लेकर के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई करेगी। पहला पॉइंट लिखिए। क्रिमिनल मामलों, ठीक है, क्रिमिनल मामलों में भी कुछ स्थितियां हो सकती हैं, क्रिमिनल मामलों में भी कुछ स्थितियां हो सकती हैं। पहला पॉइंट लिखिए, प्रमाण पत्र के साथ अपील। पहला तो यही होगी, प्रमाण पत्र के साथ अपील। दूसरे में लिखिए बिना प्रमाण पत्र के अपील। दूसरे में बिना प्रमाण पत्र के अपील। अब देखिए, मान लीजिए आपको मृत्युदंड की सजा मिलेगी। अब किन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट बिना प्रमाण पत्र के भी तुम्हारी अपील की सुनवाई करेगी ना। तो पहला आधार है कि मान लीजिए आपका पहला पत्र सत्र न्यायालय में गया होगा और सत्र न्यायालय को भी मृत्युदंड देने का अधिकार है, पहले न्यायालय उसको मृत्युदंड देने का अधिकार है। अब उसने आपको उस मामले में मृत्युदंड की सजा दी, आजीवन कारावास दे दिया, 7-8 साल की सजा लगभग दी, मतलब 7 आजीवन कारावास से कम की सजा दी। और वही मामला जब पहुंचा हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने उसने आपको दे दिया मृत्युदंड। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट बिना प्रमाण पत्र के भी मामले की सुनवाई करेगा।
इसे समझ रहे हो ना। सत्र न्यायालय ने उसी मामले में आपको कम दोषी ठहराया है, 4 5 7 6 साल की सजा दी है। अब वही मामला जब पहुंचा हाई कोर्ट में तो तुमको मिल गया मृत्युदंड। ठीक, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये सोचेगी कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से हो सकता है कहीं गड़बड़ हुई, तभी तो इतना बड़ा चेंज भाई आजीवन कारावास को मृत्युदंड दिया, वो ठीक है फिर भी चल जाएगा, लेकिन कहाँ 4 साल 5 साल की सजा है और कहाँ मृत्युदंड, तो बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो यहाँ पर ये होता है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आरोप को न कंसीडर किया हो या कुछ गलत तथ्यों को ले लिया हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बिना प्रमाण पत्र के भी सुनवाई कर देगी, है ना। तो सेकंड पॉइंट है यदि किसी मामले में मतलब इसी में देखिए ये दूसरा वाला जो है ना, इसी में हम ए बी कर लिए, इसी के दो आधार हैं बिना प्रमाण पत्र के अपील के, दो आधार। पहला है ए, यदि किसी मामले में सत्र न्यायालय ने सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को सत्र न्यायालय जिले में सबसे बड़ा जो क्रिमिनल कोर्ट होता है वो है सत्र न्यायालय, ओके। यदि किसी मामले में सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त या मामूली दोष सिद्ध किया हो या मामूली दोष लगाया हो और उसी मामले में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया और उसी मामले में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया। ठीक, तो इसलिए भी आप बिना प्रमाण पत्र के अपील कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए अभियुक्त का कोई मामला है वो सत्र न्यायालय में अभी तक पेंडिंग है, लंबित और मामला सत्र न्यायालय ने अभी तक निश्चय नहीं किया। हाई कोर्ट ने क्या किया, सत्र न्यायालय से उस मामले को अपने पास मंगा लिया, हाई कोर्ट के पास भी पावर है, मंगा लेने की अपने पास सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, क्योंकि किसी भी सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट से किसी भी मामले को अपने पास बुला सकता है ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि सत्र न्यायालय में कोई मामला लंबित है, अब हाई कोर्ट ने उसको अपने पास बुला लिया, मंगा लिया मामले को और उस पर जल्दी सुनवाई करके प्रतिबंध कर देंगे। तो यहाँ पर भी अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना सर्टिफिकेट, क्योंकि पहले तो प्रोसीजर तो वही, पहले सत्र न्यायालय सुनवाई करे, डिसीजन दे, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट ने मामले को मंगा लिया, फिर पापा में डिसीजन देगी, तो भी आप बिना प्रमाण पत्र के पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो बी करके ऑप्शन लिख लीजिए। यदि किसी मामले में सत्र न्यायालय में मामला लंबित हो, और हाई कोर्ट ने उस मामले को अपने पास मंगाकर मृत्युदंड दे दिया। देखिए 1970 में संसद में ये अधिनियम लाया गया कि 1970 में संसद में ये अधिनियम लाया गया कि ऐसे सभी मामले 1970 में संसद में ये अधिनियम लाया गया कि ये प्रावधान बना दिया, कानून बना दिया संसद ने कि ऐसे सभी मामले जो सत्र न्यायालय में लंबित हो, और जिनमें सत्र न्यायालय में लंबित हो या जिनमें सत्र न्यायालय ने दोष मुक्त आरोपी को दोष मुक्त किया हो, ऐसे सभी मामले जो सत्र न्यायालय में लंबित हो या जिनमें सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त किया हो, तो यदि ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय सुनवाई करके
तो यदि ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय सुनवाई करके अभियुक्त को, तो यदि ऐसे मामलों की सुनवाई करके उच्च न्यायालय अभियुक्त को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दे, 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दे, तो बिना प्रमाण पत्र के भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो इसमें मामला बिना सत्र न्यायालय है, सत्र न्यायालय ने उनका सुनवाई की है, ठीक है। उसमें आपको उसमें दोषमुक्त घोषित कर रखा है, ठीक है, या फिर मामले की कोई सजा दे रखी है। अब उस पर हाई कोर्ट क्या करे, उस मामले को अपने लंबित मामले से दे रखी है या दोषमुक्त कर रखा है, कुछ भी है, ठीक। अब उसमें क्या है कि हाई कोर्ट ने उसको अपने पास बुलाया, बुला करके उसमें 10 वर्ष की सजा या उससे ज्यादा की सजा देती, मृत्युदंड देते हैं, कारावास देते। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जायज सकता बिना प्रमाण पत्र के, ये अब कानून बन गया है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर इच्छा करेगी, अगर हाई कोर्ट ने 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी है तो अब बिना प्रमाण पत्र के आप कोर्ट जा सकते हैं। यह एक कानून बन गया 1970 का, क्लियर है। 1970 से पहले सुप्रीम कोर्ट की इच्छा बन सकता था। अब अगर 10 वर्ष से अधिक की सजा है हाई कोर्ट ने दी है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्लियर। अब लिखिए आर्टिकल 136 विशेष इजाजत से अपील, विशेष इजाजत से अपील, विशेष इजाजत से अपील, ठीक है। इसे अपील की अवशिष्ट अधिकारिता भी कहा जाता है, इसे अपील की अवशिष्ट अधिकारिता भी कहा जाता है। ऐसे सभी मामले अवशिष्ट अधिकारिता, इसे अपील की अवशिष्ट अधिकारिता भी कहा जाता है। ऐसे सभी मामले, ऐसे सभी मामले जिसमें उच्च न्यायालय, ऐसे सभी मामले जिसमें उच्च न्यायालय या किसी अधिकरण का निर्णय अंतिम, ऐसे सभी मामले जिसमें उच्च न्यायालय या किसी अधिकरण का निर्णय अंतिम हो और सर्वोच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि, निर्णय अंतिम हो और सर्वोच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि मामले में, सुप्रीम कोर्ट के समाधान हो जाए कि मामले में न्याय नहीं हो पाया है, मामले में न्याय नहीं हो पाया है, या फिर मामले में संविधान के किसी प्रावधान, या फिर मामले में संविधान के किसी प्रावधान या विधि की व्याख्या, संविधान के प्रावधान या विधि की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है, विधि की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है। मतलब ये आवश्यकता है कि अभी संविधान या उसके किसी कानून की और व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है, और इस एक्सप्लेन की वजह से सही ढंग से निश्चय नहीं हो पाया। मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट से आभास हो जाए कि ये जो डिसीजन हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा, ये डिसीजन बदल सकता था अगर संविधान की जो व्याख्या उसे दर्ज हो, यानी कोई ऐसा प्रोविजन है जो अभी थोड़ा सा क्या है मिसगाइडेड है, तो वो बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो उसके 2-3 अर्थ निकल रहे हैं, और इस कंफ्यूजन में हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा समाधान हो जाए कि यार इसका अगर एक्सप्लेनेशन ऐसे लोग ऐसे होता तो हो सकता डिसीजन कुछ और होता, तो उस कंडीशन में भी आप विशेष इजाजत से आप सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका विशेष इजाजत से अपील। अब आता है रिट, 5 तरह की रिट जारी करेंगे, ठीक है, और उस रिट को मैं अलग से भी सारे रिटों की बात करूंगा, पहले छोटे छोटे कंप्लीट कर लेते हैं रिट पूरा, क्योंकि बड़ा कर लेगा रिट को मैं एक साथ करूंगा। अगर देखिए परामर्शदात्री, परामर्शदात्री अधिकार, परामर्शदात्री अधिकार, परामर्शदात्री अधिकार का, ठीक है, एडवाइजरी पावर,
पहले तो ब्रैकेट में लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकारिता कनाडा, सुप्रीम कोर्ट की यह अधिकारिता कनाडा से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट की यह अधिकारिता परामर्श दाता जो अधिकारिता है कनाडा से प्रेरित है। अब देखिए आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 राष्ट्रपति, आर्टिकल 143 143 आर्टिकल 143 राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या विधिक मामले में, राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, परंतु ना तो राष्ट्रपति परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, परंतु ना तो राष्ट्रपति परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। एडवाइजरी पावर हम जाने रहे कि ये राष्ट्रपति को एडवाइस देगा संवैधानिक मामलों में, किसी भी मतलब राष्ट्रपति को लगा है कि ये कोई भी कानून है आईपीसी से संबंधित हो, सीआरपीसी से संबंधित हो, संविधान से संबंधित हो, है ना, कोई भी ऐसा कानून राष्ट्रपति को लगेगा कि ये थोड़ा सा गलत है, सही नहीं है भी, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है कि इस पर फिर वही है पावर। तो यहाँ पर अगर वो मान लीजिए कोई परामर्श दे रहा है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस परामर्श को माने या ना, और सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो परामर्श दे या ना, बात है नहीं है ना, राष्ट्रपति बात है सुप्रीम कोर्ट बात, ठीक है। तो परामर्श जो पावर है ये ऐच्छिक है, अनिवार्य है, ऐच्छिक है, हाँ ऐच्छिक ही है, और क्या ऐच्छिक है, अधिकारी नहीं है, मतलब इच्छा के ऊपर है। देखिए इस डेट को हम कहाँ पढ़ेंगे, जब डेट पढ़ेंगे तो आर्टिकल 32 को पढ़ेंगे 32 पढ़ेंगे, सारी हम डेट पढ़ लेंगे। यहाँ पर बस आर्टिकल 139 पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 139 ये इसकी एडवाइजरी पावर खत्म हो गई, 139 के बीच में डेट वाले में रह गया, क्योंकि डेट वाली पावर किसी की है ना, तो 139 को समाप्त लिखो, आर्टिकल 139 संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि, आर्टिकल 139 संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि बनाकर मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति, मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है, सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 139 संसद की पावर है कि वो चाहे तो कानून बना के रिट जारी करने की जो पावर और भी विषयों में सौंप सकती है। मौलिक अधिकारों में रिट जारी होगी आर्टिकल 32 से है, लेकिन अन्य भी कोई अगर मामले है तो उसमें भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, संसद, लेकिन कानून बना करके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिट जारी करने के अधिकार है और बढ़ जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 139। अब कुछ और अन्य सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ अन्य प्रावधान है तो फिर हम बात कर लें। ठीक है,
आर्टिकल 129, ठीक है, या ऐसे लिखा हो सुप्रीम कोर्ट के लिए सीधे आगे, ठीक है, वो अधिकारता वाले कंप्लीट हो गए, है ना। सीधे लिखिए आर्टिकल 129, वो सॉरी 129, आर्टिकल 129। अब ये वाली जो अधिकारता है 131 चालू है, 131 चालू है, 143 32 से 45, ठीक है। 139 वाला जो मैंने आपको लिखा है वो भी एक तरीके से अधिकारता का ही इधर आ रहा है, वो रेड को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है कि बात मामले में दिखा सकती है। अब हमें ये अधिकारता से पहले जो चलते हैं 129 आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 जो है अभिलेख न्यायालय की बात करता है, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है ये अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगी। कैसे? सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है, एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय जो होता है वो अपने आप में कानून होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है उसको जो अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये एक उसके रूप में काम करेंगे, मतलब एक लैंडमार्क डिसीजन के रूप में कि देख हमारे किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे रखा है, ठीक, कोई मामले हत्या का मामला है, बिल्कुल उससे गैर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का प्रावधान कर रखा है। ऐसे बिल्कुल एक नया मामला और आ गया, बिल्कुल वैसे ही सारे उसमें आधार वही है, बिल्कुल डिट्टो एक ही चीज, तो उसमें हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट और अपना इधर दिमाग में लगाएगा, हाई कोर्ट सीधे उठाएगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उसी को बेस बनाएगा, आधार बनाएगा और वही सजा सुना देगा, और उसमें जो रेफरेंस देगा वो रेफरेंस से देगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, इसी को कहते हैं अभिलेख न्यायालय, ठीक है। तो आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, और इन्हें रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और इन्हें अधीनस्थ न्यायालय और इन्हें अधीनस्थ न्यायालय और इन्हें अधीनस्थ न्यायालयों में और इन्हें अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, और इन्हें अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय के रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को, अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय को, अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक है, और उसके जजमेंट को अगर नहीं माना आपने तो वो भी एक अपने आप में क्या है, क्राइम, ठीक। मान लीजिए अभी अभी दो तरीके से होगा अवमानना, जो है दो तरीके, सिविल अवमानना, क्रिमिनल अवमानना। अब मान लीजिए कोई जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब आप कह रहे हैं कि मैं डिसीजन मानते नहीं हूं, कौन सुप्रीम कोर्ट ये वो आप करना है, आप जजमेंट सुनाया, आप कह रहे हैं कि नहीं मानता, ही गलत है। जजमेंट सुनाया, आप बाहर निकल करके लोगों को आपने बुलाया, भीड़ इकट्ठा की और कहना चलो कर ये सुप्रीम कोर्ट को कॉल आ गई है और जज बिल्कुल कॉल आ गया है, ये डिसीजन देना आप तो मानते नहीं है, ये संवैधानिक है, बनाने का ये क्या है, नहीं आता आपको सुना नहीं, आप ये मानते हो जब नहीं अपराध, ठीक है। सिविल अवमानना है, सजा सुनाई, बाहर निकल करके तुम जगह कर आ रहे हो कोर्ट को, क्रिमिनल अवमानना है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पत्नी पावर तो अभी नहीं देगा, कानून ने कह दिया जो है सीजीआई को कि 50 लाख के भाई तो बैठे हो, बिना मास्क लगाए हो, ये क्या हो गई, अवमानना हो गई कोर्ट की, और अपने आप में क्या है, ये क्राइम है। और प्रशांत भूषण के ऊपर लगाया गया जुर्माना कितना लगाया, 1 रुपए, तो सजा हो गई भाई, कोई सजा है, 1 रुपया ना, बोलिए 10 करोड़ लगाया जाए तो कुछ कोई उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भूषण 10 करोड़ जुर्माना लगा देती सुप्रीम कोर्ट, कोई बड़ी बात नहीं, 10 करोड़ दे देता, एक हियरिंग में इतना पैसा उन्होंने देते हैं तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, 10 करोड़, लेकिन 1 रुपया लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने दिखा तो दिया अपने आप को ना कि मैं अभिलेख न्यायालय हूं, मैं
अवमानना करने पर मुझे दंड देने का मेरे पास अधिकार है, आपके अधिकार दिखाने की यहाँ पर बात है। तो 1 रुपए का फाइन, उस 1 रुपए के फाइन से देखो सुप्रीम कोर्ट का इरादा उससे जुर्माना लेना नहीं है, उसको सजा देना है। तो 1 रुपए की सजा हो चाहे 1 करोड़ सजा हो, सजा ठीक है। तो अब एक पहले को अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार है। अगर देखिए सर अवमानना क्या है? अवमानना होता है अवहेलना, अगर आप किसी कर रहे हैं अवमानना कर रहे हैं, उसकी इज्जत नहीं कर रहे सामने वाले को, कुछ कंसीडर नहीं कर रहे, अवमानना है ना। अवमानना मतलब है ना, अवमानना फीलिंग को समझो। अवमानना मतलब आप भरोसा ना रखें सामने वाले का, उसके बाद ना माने तो अवमानना, ठीक है। तो ये अवमानना पर इसी का लिखिए अवमानना ये 2 प्रकार की होगी। अवमानना भी 2 प्रकार की होती है। पहले सिविल अवमानना, अवमानना भी 2 प्रकार की होती है, सिविल अवमानना, ठीक है। सिविल अवमानना, सिविल अवमानना में लिखिए न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करना, न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करना या निर्णय की आलोचना करना, न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करना या निर्णय की आलोचना करना। दूसरा है क्रिमिनल अवमानना, क्रिमिनल अवमानना, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अथवा न्यायालय के विरुद्ध, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अथवा न्यायालय के विरुद्ध कोई ऐसा लेख लिखना, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अथवा न्यायालय के विरुद्ध कोई ऐसा लेख लिखना या भाषण देना, कोई ऐसा लेख लिखना या भाषण देना जिससे, कोई ऐसा लेख लिखना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अथवा न्यायालय के विरुद्ध कोई ऐसा लेख लिखना या भाषण देना जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा, जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा क्या होती हो, कम होती हो, न्यायालय की प्रतिष्ठा, न्यायालय की प्रतिष्ठा भंग होती हो या न्यायिक कार्य बाधित होते हो। न्यायालय की प्रतिष्ठा का हनन होता है, न्यायिक कार्य बाधित होता है। अच्छा, आलोचनाएं 2 तरीके की होती हैं, नकारात्मक आलोचना, सकारात्मक आलोचना। तो नकारात्मक जब आप आलोचना करते हैं, हम क्रिटिक्स नहीं होते, तो अगर आप सकारात्मक आलोचनाएं कर रहे हैं, ठीक सही तथ्य रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तथ्यों को कंसीडर नहीं किया, है ना, ये तो अगर आप सकारात्मक आलोचना कर रहे हैं तो उसको अवमानना नहीं माना जाए ना, उसके लिए दंड दिए। लेकिन ये भी डिसाइड करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है कि सकारात्मक अवहेलना है कि नकारात्मक, इसलिए अवहेलना करो ही मत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि सकारात्मक अवहेलना की नकारात्मक, मान लो उसने डिसाइड करके कि नकारात्मक आलोचना है ना, ये जो सिस्टम है तो फिर उसके लिए दंडित किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि सिविल अवमानना है क्रिमिनल है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 37, आर्टिकल 137, देखिए सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णय के पुनरावलोकन का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णय के पुनरावलोकन का अधिकार है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सिविल और क्रिमिनल मामलों में, सिविल एवं क्रिमिनल मामलों में 1 से लेकर 3 बेंच तक, सिविल एवं क्रिमिनल मामलों में 1 से लेकर 3 न्यायाधीशों की बेंच तक मामलों का पुनरावलोकन किया जाता है। सिविल एवं क्रिमिनल मामलों में 1 से लेकर 3 जजों की बेंच तक न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। जबकि संवैधानिक मामलों में,
जबकि संवैधानिक मामलों में पुनरावलोकन, जबकि संवैधानिक मामलों में पुनरावलोकन न्यूनतम 5 जजों की बेंच से लेकर, जबकि संवैधानिक मामलों में पुनरावलोकन न्यूनतम 5 जजों की बेंच से लेकर 13 जजों की बेंच तक किया जाता है। 5 जजों की बेंच होती है जजों की। हमारे कोई क्रिमिनल है या सिविल मामला है तो उसमें 1 जज से लेकर 3 जज की बेंच बैठी है। देखिए 1 जज, 3 जज, 5 जज, 7 जज, 9, 11, 13, अधिकतम 13 जजों की बेंच बैठी है किसी मामले को लेकर के। केशवानंद भारती केस में बैठी थी 13 जजों की बेंच। अभी तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी किसी मामले में केशवानंद भारती 1973, ठीक है। करवाती है केशवानंद भारती मामले में, उसी में से हेगड़े और ग्रोवर की को जो है वरिष्ठता को उल्लंघन करके और एएनए को बना दिया गया था, ठीक है। क्योंकि ये जो थे ये साबित सरकार के विरुद्ध में डिसीजन लेने वाले, भले ही वो जो मामला है वो सरकार जीत गई थी, वो केशवानंद भारती मामला सरकार जीत गई थी, है ना। 7 और 6 से उसका सुनवाई हुई, उसका डिसीजन आया था। एक तरफ 7 जजों ने डिसीजन दिया, दूसरी तरफ 6 जज थे। तो जिधर 7 जजों ने जो डिसीजन दिया वो मान्य होगा। तो भले सरकार के पक्ष में 7 जजों ने डिसीजन दिया था, लेकिन उन 6 जजों ने सहमति दी थी और एएनए सहमति और 7 में से तो 6 का अवहेलना करके उसको एएनए को बना दिया गया, ठीक। तो अगर कोई क्रिमिनल मामला है या सिविल मामला है, उसमें देखिए न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया पहले एक बार, अब उसके बाद आपने फिर से अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट को लगा ऐसा कि जो मैंने पिछली बार डिसीजन दिया था उसमें कुछ आधार छूट गए, मालिक को दे दिया, आप तो मानोगे और बड़ा वकील है करोगे, फिर वकील और एविडेंस तैयार करेंगे, तुम्हारे साक्ष्य सबूत लोग गवाह इकट्ठा करेंगे, वकील और फिर सुप्रीम कोर्ट का अपील डालेगा कि सर पिछले बार जो आपने डिसीजन दिया था उस समय ये सबूत में पेश नहीं कर पाया था, या कोई नया एविडेंस मिला है, नया कोई गवाह मिला है और उसकी गवाही होने से ये स्पष्ट प्रतीत होने से जो डिसीजन है वो बदल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट पहले इस बात की जांच करेगा कि क्या ये वाकई में ऐसा है कि नहीं, हमें करना चाहिए नहीं, इसको देना चाहिए नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट का सलाह कि यार सही में अगर इस सबूत को हमने कंसीडर किया, इस गवाह को, एविडेंस को, तो इससे वाकई में मामले में कुछ चीज जा सकती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे देगा और वकील जो है अपील दायर कर देगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले मृत्युदंड दे रखा था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा को घटाई कर दिया, आजीवन कारावास, तो न्यायिक पुनरावलोकन किया ना, आपने ही डिसीजन को बदल दिया। अब ऐसे ही सिविल मामले क्रिमिनल मामले में होगा, तो इसमें 1 जज से 3 जजों की बेंच बैठेगी। लेकिन अगर कोई संवैधानिक मामला है, संविधान से रिलेटेड कोई मामला है, तो उसमें फिर न्यूनतम 5 जज की बेंच बैठेगी और अधिकतम 13 जज की बेंच बैठेगी, ठीक है। ये तो टाइम देके रखिए, 5 जगह पूछे वो बोलिए 5 जगह बोल नहीं सकती, गर्मी में बैठा रहो तो जिसे बैठा रहो 5 बजे तक, 5 बजा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल। अगला कल हम लोग बात करें क्यूरेटिव याचिका की।